गोली चलने की आवाज़ सुनकर मेरी सौतेली माँ भी दौड़ी दौड़ी हॉल में आई और अपने बेटे की ज़मीन पर पड़ी लाश देखकर चीखी। फिर मैंने उसे भी शूट कर दिया। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही दर्दनाक और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में कई रिश्ते होते हैं जो आपके जन्म से पहले से तय होते हैं, पर कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपके जन्म के बाद भी आप पर ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही रिश्ते पर बात करती है। मैं लंदन में काम करता था और बहुत पहले ही घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि मैं अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं था और वो मुझे पसंद नहीं थी। इसी कारण से मैं अपने पापा और बहन को छोड़कर लंदन चला गया। मैं घर से ये सोचकर गया था कि मैं घर वापस कभी नहीं लौटूंगा, पर एक दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरी फ़ोन बजी। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा, वो मेरी बहन रितिका नंबर था। मैंने फ़ोन उठाई और अपने कान से लगाई। हेलो भैया, मैं रितिका बोल रही हूँ। पापा ने आत्महत्या कर ली है। क्या? पर क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्यों तू पापा के साथ नहीं रहती? रहती हूँ ना, पर छोटी माँ ने ना जाने उन पर क्या जादू किया है कि वो सिर्फ उन्हीं की बातें सुनते हैं। ये तो होना ही था। वो औरत जानती है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैं हूँ। पहले मुझे उसने अपने रास्ते से हटाया, तो भैया आप यहाँ आ क्यों नहीं जाते? वैसे भी पापा के जाने के बाद मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं भी यही सोच रहा था कि ठीक है, मैं अगली फ़्लाइट से पकड़कर आता हूँ। मैंने अगली फ़्लाइट पकड़ी और वापसी अपने घर आ गया। मैं घर पहुंचा, तब तक मेरे पापा का देह संस्कार कर दिया गया था। मैं एक ऐसा बेटा था जिसने अपने बाप को आग तक नहीं दी थी। मुझे वहां वापस आया देखकर मेरी सौतेली माँ के सीने में सांप लौट गए। दुखी होना छोड़कर उन्होंने जो पहला ताना मुझे मारा वो था, आ गए बेटा, काफ़ी जल्दी आ गए। थोड़ी देर और देर हो जाती तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे रौनक के नाम हो जाती। कहीं आप ही ने तो पापा को नहीं मारा और यूं जाहिर करवा दिया जैसे पापा ने आत्महत्या की हो। अगर किया भी है तो कुछ तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, वो तो वक्त बताएगा। मैं फिर अपनी बहन से मुखातिब हुआ। जब पापा ने आत्महत्या किया तो तुम कहाँ थी? मैं अपने बेडरूम में सोई हुई थी और सुबह उठी तो पापा मर चुके थे। तुम्हारी तुम्हें छोटी माँ पर शक है क्या? वो पापा को मार सकती है? मतलब उनका गला घोंटकर दोनों माँ बेटे ने पंखे से लटका दिया होगा। भैया आप भी क्या क्या सोच रहे हो? तुम इस औरत को नहीं जानते। इसने पापा को कई बार मारने की कोशिश की है और शायद इस बार कामयाब हो गई हो। भैया, पुलिस ने पापा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ये आत्महत्या थी। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ पता लगा लूँगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने किताब पढ़ने की सोची। मैं पापा के स्टडी में गया और वहाँ से पापा की किताबों के संग्रह से कुछ किताबें पढ़ने की सोची। मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित
निफोमेनियक पढ़ने की सोची। मैंने किताब निकाली, तभी एक किताब की अलमारी से निकलकर नीचे गिरी और उसके साथ एक लिफाफा भी गिरा। मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो मेरे कनपटियों से खून बहने लगा। लिफाफे के अंदर मेरी बहन की कुछ फ़ोटो थे जो ऐसी अवस्था में लिए गए थे उसके शरीर पर कपड़े की एक धज्जी तक नहीं थी, और उसी अवस्था में उसकी वो फ़ोटोज़ लिए गए थे। अब मेरे सामने पानी की तरह सब कुछ साफ था, पर मेरे सामने ये सवाल था कि आखिर ये फ़ोटोज़ लिए किसने थे। जिसने भी लिए थे वो आसानी से पापा को ब्लैकमेल कर सकता था, पर मुझे उस फोटोग्राफर का पता लगाना था, और ये सिर्फ वही बता सकता था जिसके ये फ़ोटोज़ थे। पर मैं आखिर अपनी बहन से कैसे पूछता कि उसकी ऐसी अवस्था में फ़ोटोज़ किसने लिए थे। मैंने किताब उसी स्थान पर रख दी जहाँ से मैंने किताब निकाली थी, और मैं सीधे रितिका रूम में पहुँचा। मैंने बेडरूम के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा मजबूती से बंद था। मैंने रितिका को आवाज़ लगाई, रितिका दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी दरवाज़ा खुला। मैंने देखा रितिका ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें लाल थी। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं भैया, सो रही थी। सो रही थी तो ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं तो ठीक तो है। कहीं तुम यहाँ रूम में बैठकर नशा तो नहीं कर रही थी? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे बात करता हूँ? तुम्हारा मौजूदा हाल तो यही बता रहा है। मैंने वो फ़ोटोज़ अपनी जेब से निकाली और उसे थमा दिया। देखो, इसे मेरे यहाँ ना होने पर तुम यहाँ से सब करती हो। देखो तुम्हारी करतूत। उसने लिफाफे से फ़ोटोज़ निकाले और जैसे ही उसकी नज़र फ़ोटोज़ पर पड़ी उसकी आंखें छलक उठी। फ़ोटोज़ उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर जा गिरे। बताओ रितिका, ये फ़ोटोज़ किसने लिए? भैया, आपको ये फ़ोटोज़ कहाँ से मिली? ये फ़ोटोज़ मुझे पापा के स्टडी से मिली। बताओ ये फ़ोटोज़ किसने लिए? आर्यन सिंह, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और एक फ़ोटोग्राफ़र और रौनक का दोस्त है। क्या ये आर्यन सिंह जिसने तुम्हारी ये फ़ोटोज़ ली हैं वो रौनक का दोस्त है? अब इस फ़ोटोज़ का संबंध समझ में आ रहा था, और पापा की आत्महत्या का भी। अगर मैं सवाल सीधे रौनक से पूछता तो वो अपने दोस्त को खबरदार कर सकता था। मुझे उसके दोस्त से खुद ही निपटना था, वो भी रौनक को भनक लगे बिना। ये आर्यन सिंह कहाँ मिलेगा? वो भैया आर्यन विजया गार्डन में रहता है। ठीक, कल सुबह जाता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। मैं अगली सुबह विजय गार्डन आर्यन के घर पहुँचा। मैंने उसके फ्लैट के दरवाजे का डोर बेल बजाया। दरवाज़ा आर्यन ने ही खोला। मैं विकास हूँ, रौनक का भाई। अरे भैया आइए, कैसे आना हुआ? भैया बताता हूँ। मैंने लिफाफे में फ़ोटोज़ निकाली और उसके मुंह पर फेंक कर मारा। ये फ़ोटोज़ रितिका के हैं जो तुमने लिए हैं। अब तुम ये बताओ, ये फ़ोटोज़ मेरे पापा के स्टडी में कैसे पहुंची? कि तुम मेरे पापा को इन फ़ोटो के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहे थे? बता साले, किसके कहने पर तू ये सब कर रहे थे? वो भैया रौनक के कहने पर। क्यों?
क्योंकि वो मुझे माल ला कर देता था। वो भैया रौनक मुझे कोकेन, LSD सब कुछ नशे के लिए मुहैया करा देता था और उसी ने मुझे रितिका को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए बोला और मुझे वो करने का बोला जिसका मैं महावती था। ये सब तो उसने तुम्हें करने को बोला था, पर क्या मेरे पापा को ब्लैकमेल करने को भी उसने बोला? हाँ, उसने मुझे बोला मैं वो फ़ोटोज़ अंकल को भेजकर उनसे पैसे ऐंठ सकता था। मुझे लगा कि मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मुफ्त में नशा भी हो जाएगा, पर मैं पैसे तो नहीं ले पाया उनसे, उल्टे उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं जानता था पापा को चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी थी, वो भी उनकी प्रेस्टीज जो उन्होंने इतने सालों में कमाई थी। उन फोटोज़ को देखकर पापा पर क्या बीती होगी। जुगल किशोर माथुर की इकलौती बेटी की तस्वीर, वैसी हालत में ये देखकर ही वो मर गए होंगे। मैं तुम्हारी वहाँ से निकल गया और मैं रौनक की खबर लेना चाहता था। मैं सीधे घर पहुँचा और पापा के स्टडी टेबल के दराज में से गन निकाली, अपने पेट में घोंस लिया और बड़ा रौनक हॉल में मौजूद सोफे पर अधलेटा सा बैठा हुआ था। मैंने उसे उसकी गिरेबान पकड़कर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और बोला, रौनक, तुमने पापा की जान क्यों ली? अरे तुम्हें नहीं पता क्या पापा ने आत्महत्या की? पता मुझे, पर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर तुमने किया और तुम्हारी माँ ने किया। अच्छा, मैंने जेब से फ़ोटो निकाली और उसके मुंह पर मार दिया। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो साला पागल आदमी था, 6 करोड़ की ज़मीन ट्रस्ट को दान में दे रहा था। उसे पैसे नहीं, नाम चाहिए था। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। अंत में मैंने अपने दोस्त को बाटली में उतारा और उसकी रितिका के फ़ोटोज़ उस पागल आदमी को भेज दिए और उसे सदमा लगा और वो चल बसा। उसे इज्जत बहुत प्यारी थी, इसीलिए हमने उसके अहम पर वार किया और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उस आदमी ने आत्महत्या कर ली और वो ज़मीन भी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई, इसलिए वो भी बच गई। तुमने ये सब अपनी माँ के कहने पर किया। उन्होंने उस आदमी से शादी के लिए इसलिए की थी ताकि वो उनके पैसों का फ़ायदा उठा सके, पर वो था पागल आदमी, और जब पैसे ही ना रहते तो फिर आदमी किस काम का। मैंने अपनी गन निकाली और रौनक की ओर तान दिया। मैंने मेरे हाथ में गन देखकर वो शक पकाया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, मैंने उसे शूट कर दिया और वो परलोक सुधार गया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर मेरी सौतेली माँ भी दौड़ी दौड़ी हॉल में आई और अपने बेटे की ज़मीन पर पड़ी लाश देखकर चीखी। फिर मैंने उसे भी शूट कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।